नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम लोगों ने अभी तक 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम लोग शुरुआत करते हैं तीसरे यूनिट की, और तीसरे यूनिट को हम लोग भी अब ध्यान से पढ़ते हैं। परीक्षा हमारा नज़दीक आ गया है। 4 यूनिट हैं, इन चारों यूनिट को हम लोग कवर करना है। तो 2 यूनिट हम लोगों ने कवर कर लिया है। तीसरे यूनिट की ओर चलते हैं। तीसरे यूनिट को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे और उत्तरों को सही उत्तर देते हुए चलेंगे। जहां आपको कंफ्यूज हो, आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर इस समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी मेहनत को और साकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 243 की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। इसका 1 करोड़ एवं उपांत होता है। इसका 1 करोड़ एवं उपांत होता है। आकारकीय प्रदेश, बोधात्मक प्रदेश, कार्यात्मक प्रदेश या विशिष्ट प्रदेश क्या होता है भाई? ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर ए आकारकीय प्रदेश करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। शून्य जनसंख्या वृद्धि है प्रत्येक विवाहित युगल की आकलित प्रतिस्थापन जनन दर क्या है? 2.1, 2.0, 2.3 और 1.1। शून्य, ध्यान देंगे, शून्य जनसंख्या वृद्धि हेतु प्रत्येक विवाहित युगल की आकलित प्रतिस्थापन जनन दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी ग्राम पंच को ध्यान देंगे 245। किसी ग्राम का सतह सहंत प्रतिरूप निर्भर करता है ग्रामों के बीच की दूरी पर, मकानों के विन्यास समीपता पर, ग्राम की जनसंख्या पर या वस्तुओं की स्थिति पर। ध्यान देंगे, किसी ग्राम का सहंत प्रतिरूप निर्भर करता है वहाँ के मकान के विन्यास समीपता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106। मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आप लोगों ने पढ़ा है मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया पश्चिमी यूरोपीय नगरीय पेटी के लिए, या यूएसए के उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश के लिए, या टोक्यो याकोहामा नगरीय प्रदेश के लिए, या अमेरिका के महान झील के लिए। देखिए, मेगापोलिस जो है वह लाख की जनसंख्या होती है, 10 लाख की जनसंख्या, उसके लिए यूज किया जाता है। तो जो यूएसए का पूर्वी क्षेत्र है, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जर्सी, उन सभी क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 247 की ओर चलते हैं और देखते हैं दोस्तों 247 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम लोग और जूम कर लेते हैं। तो 247 हम लोग देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश है बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड या नीदरलैंड। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश नीदरलैंड है। यहाँ पर प्रति किलोमीटर में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। क्वेश्चन नंबर 148 की बात 248 की बात करें। लोगों का अपने पशुओं सहित घाटियों से पहाड़ों में, पहाड़ों से घाटियों में प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास कहलाता है, नोमेडिज्म कहता है, ट्रांसह्यूमन कहता है, या घाटी प्रवास कहलाता है। ट्रांसह्यूमन कहलाता है जी दोस्तों। क्या कहलाता है? ट्रांसह्यूमन कहलाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भले इसमें ट्रांसह्यूमन लिखा है लेकिन ट्रांसह्यूमन आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 249 की बात करते हैं। 249 में क्या कह रहा है। अनेक परिवहन मार्गों के अभिसरण पर बस्तियों के निम्नलिखित प्रतिरूपों में से किस एक से विकसित होने वाला सर्वाधिक संभाविता है? ध्यान, अनेक परिवहन मार्गों के अभिसरण पर बस्तियों के, ध्यान देंगे, तारा प्रकृत, वृत्तीय, रेखी या जालीनुमा। जो अनेक मार्गों को
अभिसरण व बस्तियों के निम्नलिखित प्रतूपों में से एक से विकसित होने वाली सर्वाधिक संभावना होती है वह वृत्तीय परिसंचरण में, ठीक है ना, वृत्तीय प्रतिरूप में होता है। प्रवास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक हो सकता है, सामाजिक और धार्मिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, उपरोक्त सभी तो किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है ना। प्रवास का उद्देश्य उपरोक्त सभी कारणों से हो सकता है। अगले क्वेश्चन नंबर 251 की बात करते हैं। सबसे अधिक यहाँ ध्यान देंगे, गलत लिखा हुआ है, सबसे अधिक 10 की वृद्धि, ध्यान देंगे, सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर निम्न में से किस देश में पाई जाती है? 10 की वृद्धि, ठीक है ना, किस देश में पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, भारत में। तो आप जानते हैं जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला, वृद्धि करने वाला देश कौन है? भारत। तो ये भी काम कौन करेगा? भारत। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। 252 की ओर चलते हैं। 1991 में एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व मनुष्य प्रतिवर्ग किमी थी। 1991 में एशिया में जो जन घनत्व था कितना था? 102 था, 104, 106, 108। तो ऑप्शन नंबर डी 108 था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 253। विश्व में भूमि का 33% क्षेत्र वास्तव में निर्जन है। ध्यान देंगे, विश्व में भूमि का जो 33% क्षेत्र है वास्तव में निर्जन है। मतलब निर्जन का मतलब होता है वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। और वास्तविकता में विश्व की आधी के लगभग जनसंख्या भूमि के क्या है? 5% क्षेत्र में एकत्रित हैं, 10% क्षेत्र में एकत्रित हैं, 15% क्षेत्र में, या 20% क्षेत्र में। तो जो वास्तविकता में विश्व की अधिक जनसंख्या रहती है वह रहती है मात्र 5% में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 1991 में विश्व की जनसंख्या का घनत्व था 38 किमी प्रति वर्ग, 38 मनुष्य प्रति वर्ग किमी, या 48 मनुष्य प्रति वर्ग किमी, या 58 मनुष्य प्रति वर्ग किमी, या 68। ठीक है ना। तो 38, ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए 38 मनुष्य प्रति वर्ग किमी संपूर्ण जनसंख्या का घनत्व था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा 255 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। समस्त संसार की 3 शताब्दियों में लगभग संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग कितनी बढ़ गई थी? 7 गुना हो गई थी, 8 गुना हो गई थी, 9 गुना हो गई थी, या 10 गुना। तो ध्यान देंगे, समस्त संसार की जो जनसंख्या है 3 शताब्दियों में लगभग 9 गुना बढ़ गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 256 की बात करें। सन 2012 तक विश्व की जनसंख्या में कितने करोड़ के आसपास तक पहुंच जाने की संभावना थी? 800 करोड़, 850 करोड़, 900 करोड़, 950 करोड़। तो 800 करोड़ संपूर्ण जनसंख्या बढ़ने की संभावना थी। ठीक है ना। इसी में अगले क्वेश्चन की बात भी कर लें। निम्न में से किस शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर डी 20वीं शताब्दी में जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 258 की बात करते हैं। तो 258 क्या कह रहा है? लोगों द्वारा एक महत्वपूर्ण दूरी पर सापेक्ष रूप से स्थायी तौर पर बसना क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, प्रवसन कहलाता है, उपरोक्त सभी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रवसन। ये यही कह रहा है, लोगों का एक महत्व एक दूरी से दूसरे स्थायी रूप से बसना प्रवसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, सी इज द करेक्ट आंसर। 259 की बात करते हैं। तो सर्वाधिक आदिकालीन मानव निम्न में से किसे कहा जाता है? सर्वाधिक निम्न मतलब ध्यान देंगे, आदिकालीन सबसे पहले कौन आया? पिग्मी आया, बद्दू, एस्किमो, मसाई। तो सबसे पहले भूमध्यरेखीय क्षेत्र में अमेजन घाटी में आने वाला जनजाति कौन है भाई? पिग्मी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 259 की बात करें
कांगो बेसिन क्षेत्र भी यहाँ है, ठीक ना। 260 मानव भूगोल के अध्ययन में निम्नलिखित किस सेकेंडरी स्थान है? विभिन्न जलवायु प्रदेश, जनसंख्या का वितरण, मानव का या उपरोक्त सभी। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है भाई? जलवायु का करता है या जनसंख्या का करता है? तो मानव भूगोल मानव का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए पिग्मी कहाँ है भाई? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 चलते हैं। मसाई जाति के लोग क्या हैं? घुमक्कड़ हैं, आखेटक हैं, पशुचारण हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मसाई जनजाति है यह भी भूमध्य रेखा पर रहते हैं। भूमध्य रेखा पर होने के कारण ये शिकारी होते हैं, ठीक ना, हंटर होते हैं। और शिकारी होने के कारण ये क्या होते हैं भाई? घुमक्कड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर। आगे की बात है, मानव भूगोल के तथ्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4। तो जो मानव भूगोल के तथ्य हैं कितने भागों में बांटा गया है वो बताइए भाई? 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। धरातल के कितने % भाग पर जल का विस्तार है? 75, 65, 68, 71 और 75। तो धरातल पर जो जल का विस्तार है वह है 71.9, अर्थात हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी ही लगाएंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के मध्यवर्ती परतों से संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा है? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? जिनब्रुन्स का है, चर्चिल सेम्पुल का है, रटजेल का है, ब्लास का है। तो फ्रेडरिक रटजेल की शिष्या कुमारी एनएलचलची यूएसए की ये मानव भूगोल पर बहुत अपना तथ्य दी है, इन्हीं का ये कथन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है भाई, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक निम्न में से किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने लिखी? एल्बर्ट डिमांजिया ने, रेक्लियस ने, ब्लास ने, ब्रुन्स ने। ध्यान देंगे प्रिंसिपल ह्यूमन ज्योग्राफी विडाल डी ला ब्लास की है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की बात करते हैं, एडकुंडे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रीटर हैं, रेडजल हैं, हम्बोल्ट हैं, ब्लास हैं। तो एडकुंडे जो पुस्तक है वह रीटर महोदय द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा 267, हम्बोल्ट एवं तथा रीटर की मृत्यु का वर्ष तथा डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति के प्रकाशन का वर्ष एक ही था, तो कौन सा वर्ष है? ध्यान देंगे हम्बोल्ट और रीटर एक ही वर्ष में मृत्यु हुई थी और डार्विन की पुस्तक भी उसी वर्ष प्रतिपादित हुई थी। पुस्तक कौन सी थी? प्रजातियों की उत्पत्ति का प्रकाशन भी हुआ था। कब हुआ था? 1859, 1849, 1859, 1869, 1975। तो 1859 में ही ऑप्शन नंबर बी ये तीनों घटनाएं घटित हुई थी। पुराणों की संख्या है 15, 16, 17, 18। तो पुराणों की संख्या कितना है भाई? 18 है, ठीक है ना। कितना है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, 18 है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 269, मानवीय अभिव्यंजना की हंटिंगटन ने कितने भागों में विभक्त किया? 1, 2, 3, 4 भागों में विभक्त किया। 70 की बात करें, पर्वत, पठार, मैदान किस अभिव्यंजना में सम्मिलित किए जाते हैं? स्थल रूप, जलराशियाँ, ग्लोबल स्थिति या जलवायु। तो स्थल रूप में ये प्रतिपादित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 270 क्वेश्चन हमारा आज कंप्लीट हुआ, तो आज बस यहीं पर हम लोग पूरा करते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।